हेलो डियर चैंपियंस, माय नेम इज तपेश सक्सेना एंड आई होप आई विश आई बिलीव कि आप सभी लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी में पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे दम से लगे हुए होंगे। ठीक है। तो यस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू सुपर ग्रेड्स और ये है हमारे आईपी मैट इंदौर 2024 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्विंग सीरीज, जिसमें एमसीक्यूज जो क्यूए का पार्ट होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। इस फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। My name is Tapesh Saxena. I have scored 100 percentile in the quant part of CAT and 99.99 percentile in the LRDI part of CAT. ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया है कि इस सॉल्यूशन सीरीज से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। उन सॉल्यूशंस में एक्सप्लेनेशंस होंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि हमारी कन्वेंशनल मेथड होती है, एक बुकिश मेथड होती है। इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई ट्रिक या शॉर्टकट है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई मिस्टेक है जो बहुत कॉमन है, बहुत जनरल है, ज़्यादातर बच्चे करते ही हैं, तो वो मिस्टेक भी आपको बता दी जाएगी, सो दैट कि आप इसको अवॉइड कर सके। और हर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कौन से पार्ट में करना चाहिए, कब करना चाहिए, फर्स्ट गो में, सेकंड गो में, तो स्ट्रैटेजी के भी सारे पॉइंटर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को, इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट सेशन में मैंने ये होमवर्क भी दिया था। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। द सम ऑफ अ गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80। राइट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम ये जानते हैं कि अगर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है और हमें सारे टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली 100% फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - r, जहां पर r की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो पूरा का पूरा सम है वो 80 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 80 लिख दो। सम इज गिवन टू अस एज 80। अब हमारे पास ना तो a की वैल्यू है ना ही r की वैल्यू है, तो इस 1 - r को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके ये बोल सकते हैं कि a इज नथिंग बट 80 इंटू 1 - r। ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म्स इज 35। तो अगर इसकी पहली टर्म a है तो वी ऑल नो कि दूसरी टर्म जो होगी वो a का r टाइम्स a इंटू r होगी। ठीक है। पहली टर्म a, फिर सेकंड टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू दी पावर 4। तो यही तो तरीका होता है जीपी का। तो इन दोनों टर्म्स का सम जो है वो 35 है। ठीक है। यहां से अगर हमने ए कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + r इज इक्वल टू 35। अब अगर हम इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है, लेट से कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को हम फिर से लिखें और a के प्लेस पर ये सब्सटीट्यूट कर दें, राइट। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा a जो है, राइट, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें और a के प्लेस पर a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, तो देखो a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 80 इंटू 1 - r। और इस a में अगर हम 1 + r मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 35। राइट। अब 1 - r इंटू 1 + r, a - b, a + b, सो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 - r का स्क्वायर। On the other side of the equation it will be 35 upon 80। 35 upon 80 दोनों को अगर हम 5 से कैंसिल कर देंगे, so that will come out to be 7 upon 16। राइट। अब आर स्क्वायर इधर जाएगा, 7/16 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 7/16, दैट इज 9/16। आर स्क्वायर अगर 9/16 है तो आर की वैल्यू या तो +3/4 हो सकती है और या फिर -3/4 हो सकती है। अभी तक जो दो बातें हमसे कही गई हैं, उन दोनों ही केसेस में आर की वैल्यू 3/4 या आर की वैल्यू -3/4 लेने से हमारा काम हो जाएगा। राइट। लेकिन अब इन्होंने हमसे एक बात और कही। ठीक है। एक बात और क्या कही कि देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज क्लोजेस्ट टू 100 इज, राइट। तो अगर हम इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स तक जाएंगे, हमारे पास a है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स तक, तो हमारा सम आएगा 80।
लेकिन अगर हम कुछ n टर्म्स तक जाएं, ar⁻n-1 तक, तो इतना सम जो है वो 100 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस सम में से 100 में से हम ये चाहते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का सम 80 हो जाए, तो यहाँ पर हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स पॉजिटिव होंगे और कुछ टर्म्स निगेटिव होंगे, राइट। अगर निगेटिव नहीं होंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ तक सम 100 हो गया तो फिर आगे तो बढ़ेगा। तो अगर आगे सम कम हो रहा है मतलब कुछ टर्म्स निगेटिव होंगे, एंड फॉर दैट रीजन हमें r की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, -3/4। तो अब हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि r की वैल्यू जो है वो -3/4 हो जाएगी। और अगर r की वैल्यू -3/4 है तो हम यहाँ पर या यहाँ पर r की वैल्यू को पुट करके a कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने r की वैल्यू को यहाँ -3/4 का पुट किया तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 80, 1 -3/4, तो ये बेसिकली 1 + 3/4 हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 7/4, और 80 इंटू 7/4 होगा 140, राइट। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 140, और क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो -3/4 है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो टर्म्स का सम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हमारी पहली टर्म है 1/140, हमारा जो कॉमन रेशियो है वो है -3/4, तो 140 में -3/4 मल्टीप्लाई करो तो 140 को 4 से डिवाइड करोगे 35, 35 इंटू -3 तो -105, ठीक है। फिर 105 में -105 में फिर -3/4 मल्टीप्लाई करो तो अब पॉजिटिव टर्म आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 105 इंटू 3 अगर हमने किया तो 315, 315 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 7 28, बचेगा 335, 4 8 32, बचेगा 3/4 मतलब 78.75, ठीक। उसके बाद इस 78.75 या 315/4 में हम फिर -3/4 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और फिर से -3/4 मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, और ये हो जाएगा 945 डिवाइडेड बाय 16 निगेटिव, ठीक है। सॉल्व करके देखा तो 16 5 जा 80, बचेगा 14, 145, तो 16 9 जा 144, और बचेगा 1 जो कि 0.06 के आसपास हो जाएगा, तो -59.06, राइट। अब यहाँ आंसर ऑप्शन में सबसे कम वैल्यू 4 थी, तो क्या 4 टर्म्स का सम 100 के आसपास आ रहा है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो बहुत दूर है, क्योंकि 140 में -105 ऐड करोगे तो 140 -105 इन दोनों का जो सम है वो सिर्फ 35 आएगा। उसके बाद इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो 78.75 मतलब करीब करीब 79, 79 में से 59 माइनस करोगे तो ये वाला सम 20 आएगा। तो 35 और 20 मिलाकर तो अभी तक हमारा जो सम है वो सिर्फ 55 के आसपास पहुंचा है। इसका मतलब हमें कम से कम एक टर्म की जरूरत तो और पड़ेगी। तो अब अगर हम -945/16 में फिर -3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एंड देन डेफिनेटली हमारे पास 945 है ना, तो 945 इंटू 3 किया तो 3 5 जा 15, कैरी आएगा 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 इज 13, कैरी आएगा 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 इज 28, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 4 जा 64, राइट। इसको सॉल्व किया तो मेरे ख्याल से 64 का हम करीब करीब 4 टाइम्स तो ले ही सकते हैं, तो 64 का 4 टाइम्स लिया हमने तो 256, 283 में से 256 माइनस किया तो आई गेस 27 के करीब आएगा, और 275 है तो 275 है मतलब ये 44 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा। तो हमें पता है कि इन दोनों का सम जो है ये 55 हो चुका है, 55 में 44 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो सम है दैट विल बी वेरी क्लोज टू 100। अब नेक्स्ट टर्म फिर निगेटिव आएगी तो फिर हमारा सम जो है वो 100 से काफी कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी तो उसके बाद 100 से काफी ऊपर चला जाएगा, लेकिन डेफिनेटली अभी क्लोजेस्ट टू 100 पूछा है तो फिर 5 टर्म्स का सम होगा। आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप इसे सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मामला,
हमें पता है कि फर्स्ट टर्म 140 है, आर की वैल्यू -3/4 है, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि हम सम ऑफ 5 टर्म्स पता करें फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a इंटू 1 - r डिवाइडेड बाय 1 - r⁴n, राइट। तो अब यहाँ पर आपको वैल्यूज रखने पड़ेंगे, ए की वैल्यू 150 140 रखोगे, आर की वैल्यू -3/4 एंड सो ऑन, कैलकुलेट करके देखोगे आएगा। लेकिन यहाँ से भी आपको लगभग लगभग टाइम उतना ही लग जाएगा जितना हमने एक एक टर्म करके कैलकुलेट करके देखा है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यस, इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करो, क्वेश्चन का सॉल्विंग टाइम जो है वो 90 सेकंड से 120 सेकंड तक, मतलब 1.5 से 2 मिनट का रहेगा। एकदम ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ी मेहनत है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा सावधानी के साथ करना है। फर्स्ट गो का क्वेश्चन नहीं है, सेकंड गो में कर सकते हैं। जब आपके शुरू के 8-10 इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद फिर इसको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, ठीक है। देन वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। 17th में बच्चों एक स्टोरी है, राइट। स्टोरी ये है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमें किसी भी आंसर ऑप्शन में नहीं मिला, ठीक है। तो अब या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी हुई होगी या आंसर ऑप्शन फ्रेम करने में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में गड़बड़ी थी। दिस क्वेश्चन वाज नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। आंसर ऑप्शन क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहे थे या क्वेश्चन आंसर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस बात को जो IIM इंदौर है उसने एक्सेप्ट भी किया। फाइनली इस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं किया गया। उन्होंने फिर इसकी आंसर की भी शेयर नहीं की, सॉल्यूशन भी शेयर नहीं किया, कुछ नहीं शेयर किया। तो डेफिनेटली अब हमें इस क्वेश्चन को अपने आप से करके देखना है। आंसर तो आएगा, द ओनली थिंग इज कि आंसर जो है वो आंसर ऑप्शंस में गिवन नहीं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, let n be the number of ways in which 20 identical balloons can be distributed among 5 girls and 3 boys such that everyone gets at least one balloon and no girl gets fewer balloons than a boy does, right। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 20 बलून्स हैं, सबको कम से कम हमें एक एक बलून जरूर देना है और किसी भी गर्ल के पास किसी भी बॉय से कम बैलून नहीं होने चाहिए, ठीक है। बराबर हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए, या तो बराबर या ज्यादा। हर बॉय से, हर गर्ल के पास हर बॉय की तुलना में या तो बराबर बैलून हो या ज्यादा, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। सबको एक एक बलून देना तो कंपलसरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 20 आइडेंटिकल बलून्स हैं, तो ये हो गए गर्ल्स, राइट, मेरे ख्याल से, ठीक है, चलो, है ना। तो हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं G1, G2, G3, G4 और G5, ठीक है, ये 5 गर्ल्स हैं। उसके बाद 3 बॉय हैं, तो B1, B2 और B3, ये हो गए 3 बॉयज, ठीक है। अब अगर हमने ये देख लिया कि हमसे ये कहा जा रहा है कि सबको कम से कम एक एक बलून तो मिलना ही चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं एक एक बलून इन पांचों को दे देता, इन 8 लोगों को दे देता हूँ। अब इन 8 लोगों को अगर एक एक बलून दे दिया तो 20 में से 8 बलून्स तो माइनस हो गए, तो बचे 12, राइट। अब किसी भी गर्ल के पास किसी भी बॉय की तुलना में कम नहीं होना चाहिए, तो मेरा केस नंबर 1 बनेगा। केस नंबर 1 क्या बनेगा कि हम बॉयज को फिर फर्दर कोई भी बलून नहीं देते। अब कोई भी बलून बॉयज को नहीं दिया जाएगा और इन 12 बलून्स को गर्ल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया कि 12 बलून है, 5 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना है और हर पार्ट 0 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब होल नंबर सॉल्यूशन या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि हो जाता है हमारा 12 plus 5 n plus r minus 1 c r minus 1, so that comes out to be 12 plus 5 17 minus 1, so that will be 16c4। 16c4 को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 16/4 इंटू 15/3 इंटू 14/2 इंटू 13/1। आई होप कि आप इसे सॉल्व करना जानते हैं। उसके बाद अगर हमने इसे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 3 से 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, राइट।
अब 14 इंटू 13 होता है 182 और 2 इंटू 5 10, तो 182 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1280। ठीक है। उसके बाद अब दूसरा केस देखो, ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस ये है कि अगर आपने किसी भी बॉय को एक बलून दिया तो फिर आपको हर गर्ल को कम से कम एक एक तो और देना ही पड़ेगा। तो मान लो कि हमने इस बॉय को एक बलून दिया, राइट, किसी भी एक को एक बलून दिया, राइट, और उसके बाद फिर हमें हर गर्ल को भी एक एक देना पड़ेगा क्योंकि गर्ल के पास बॉयज की तुलना में कम तो नहीं हो सकते। ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमारे पास 12 बचे थे, 12 में से ये 6 बलून और माइनस हो गए, तो 12 माइनस 6 हमारे पास अब बचे हैं 6, राइट। इन 6 बलून्स को फिर हम गर्ल्स में और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बॉयज को तो अभी देना नहीं है। अब तीन में से किसी एक बॉय को एक बलून दे रहे हो तो डेफिनेटली वो काम तीन तरीके से हो सकता है, या तो इसको दे दो या इसको या इसको, राइट। और बाकी फिर 6 बलून को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, 6 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10C4। 10C4 कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 10/4 इंटू 9/3 इंटू 8/2 इंटू 7/1, राइट। एंड बेसिकली 4 इंटू 2 8 कैंसिल, 3 इंटू 3 ये कैंसिल, तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 10 दैट इज 210, और 210 में ये 3 भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 630, राइट। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। लेकिन क्या अभी और केसेस बन सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बन सकते हैं इन दोनों केसेस के बाद, राइट। और क्या केस बन सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि हमने जो पांचों गर्ल्स और तीनों बॉयज थे उनको एक एक बलून दे दिया था, 1 1 1 1 1 1, इसमें से 12 में से 8 सॉरी 20 में से 8 बलून्स निकल गए थे, 12 बचे थे, राइट। ठीक है। उसके बाद हमने एक बॉय को 1 दिया तो हमें सारे गर्ल्स को 1 देना था। अब अगर हम दो बॉयज को 1 1 देंगे तो भी हमें सारे गर्ल्स को एक एक बलून और देना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, इनको सबको एक एक दे दो, ठीक है। उसके बाद एक लड़के के पास 0 रहेंगे, तो अब ये लड़का ये तो V3 हो सकता है या V2 या 1, तो ये भी तीन तरीके से काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 7 बलून्स निकल गए हैं, तो 12 में से 7 गया तो 5, तो ये 5 बलून जो है वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 1 इज 9, 9C4 हो जाएगा। और 9C4 अगर आपने कैलकुलेट किया तो 3 इंटू 9/4, 8/3, 7/2 और 6/1 ऐसा आएगा। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 3 इंटू 3 9, तो 9 टाइम्स ऑफ 42, 42 का 10 टाइम्स होता है 420, 420 में से हम 42 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 420 में से 20 गया तो 400 बचा, फिर 22 और गया तो मेरे ख्याल से 378 आया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 378 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर हमारे पास ये तीसरा केस था। अब चौथा केस और बनेगा कि तीनों को एक एक दे सकते हैं, तो तीनों बॉयज को एक एक दिया तो तीनों गर्ल, पांचों गर्ल को भी एक एक और देना पड़ेगा। फिर 8 और 8 16 बलून निकल गए तो बचे 4। अब ये 4 बलून 5 लोगों में बांटना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। इसका एक ही केस होगा तीनों बॉय को एक एक बलून देने का, तो 1 इंटू 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 1 इज 8, 8C4 आ जाएगा। सो दैट विल बी 8/4, 7/6 सॉरी 7/6 नहीं, 7/3, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8/4, 7/3, 6/2 एंड 5/1। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 इंटू 2, ये हो गया 70, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक केस और आएगा कि क्या हम किसी एक बॉय को दो बलून दे सकते हैं। अगर हमने किसी एक बॉय को दो बलून दिए और बाकी दोनों को 0 0, तो अब हर गर्ल को कम से कम दो देने पड़ेंगे, और हर गर्ल को कम से कम दो दोगे तो सारे बलून खत्म, क्योंकि बचे ही 12 थे और ये 12 हो गए। तो इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा एक ही बॉय को दो बलून दे सकते हैं, दो को तो दे ही नहीं सकते क्योंकि फिर नहीं तो गर्ल्स के पास कम हो जाएंगे, किसी ना किसी के पास कम हो ही जाएंगे, तो कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो दो बलून देंगे हम तीनों में से किसी एक लड़के को देंगे, वो तीन तरीके से।
और बाकी लड़कियों को तो सबको दो दो देने पड़ेंगे, कुछ और बचा नहीं है, तो 3 into 1 ये काम 3 तरीके से हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो हमारे दो केसेस थे उसमें हमारे नंबर ऑफ वेज आए थे 1820 प्लस सेकंड केस में आया था 630। फिर हमने ये वाले जो वेज बनाए इसमें 378, 70 और 3, 378, 70 और 3, तो 378, 70 और 3 इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 प्लस 3 11, कैरी आएगा 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 7 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 इज 20, कैरी आएगा 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 इज 19, कैरी आएगा 1, तो ये हो गया 2901, राइट। सो दिस विल बी दी टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक, क्वेश्चन एनीवे इवेल्युएशन से तो हट ही गया था, लेकिन अगर रहता भी तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, राइट। नो सेंस एट ऑल, ऐसा कुछ भी हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम इस अकेले क्वेश्चन में लगेगा उतने टाइम में तो शायद हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एज सच जरूरत नहीं है कि हम इसे एग्जाम में अटेम्प्ट करें, बट फिर भी हमें पता तो होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने का या लीव करने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि हमसे बनता नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको सॉल्व करना एग्जाम में सही नहीं, राइट। इनएबिलिटी शुड नॉट बी अ रीजन, ठीक है, स्ट्रेटेजी इज अ वेरी गुड रीजन। चल, फिर उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें ये 4 नंबर दिए गए हैं और हमें पता करना है कि इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। शायद आप में से ज्यादातर लोग देख के ही बता सकते हैं कि अगर 2 की पावर 300 है, 2 की पावर 300, तो इसे हम 2 का क्यूब मतलब 8 की पावर 100 भी लिख सकते हैं। अगर 3 की पावर 200 है तो इसे हम 3 का स्क्वायर मतलब 9 की पावर 100 लिख सकते हैं। और 4 की पावर 100 तो 4 की पावर 100 है ही। अब इन तीनों में देख लो, राइट, अगर पावर सेम है तो जिसका बेस सबसे बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा। तो 3 की पावर 200 इन सब में सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, पहले 3 वैल्यूज में ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। अब अगर आपने इसको देखा कि इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, तो हमें पता है कि 3 की पावर 200 जो है बच्चों, वो 3 की पावर 100 इंटू 3 की पावर 100, इजंट इट, है ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। और ये जो नंबर है ये 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100, तो अगर ये 3 की पावर 100 होता तो भी हमें पता है कि ये नंबर बड़ा होता, क्योंकि दो नंबर्स का सम हमेशा उनके प्रोडक्ट से छोटा होता है। तो अगर ये 3 की पावर 100 होता तो भी इससे छोटा होता, तो अगर ये 2 की पावर 100 है तो डेफिनेटली इससे छोटा है। तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं, हमें पता है ना कि मेरे ख्याल से हम ये बोल सकते हैं कि एक ही केस हमारे पास होता है 1 प्लस 2 दैट इज 3, राइट। उसके बाद 1 इंटू 2 दैट इज 2, कि यहाँ पर सम बड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि यार हमारे पास अगर 2 प्लस 3 है तो 5, और 2 इंटू 3 है वो 6, तो फिर प्रोडक्ट बड़ा। तो अब इसके बाद तो हमेशा प्रोडक्ट्स ही बड़े आते हैं, तो कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके सम से हमेशा बड़ा होता है, ठीक। सो इस लॉजिक से हम ये बोल सकते हैं कि ये भी आंसर नहीं होगा। 3 की पावर 200 मींस आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये भी कॉम्बिनेशन का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हम सब लोगों को पता है कि कॉम्बिनेशन में जब हम एन सी आर लिखते हैं तो इसमें डेफिनेटली एन की वैल्यू आर के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम कम ऑब्जेक्ट्स में से ज्यादा ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमेशा ज्यादा में से कम सिलेक्ट होगा, मतलब एन की वैल्यू आर से छोटी तो नहीं हो सकती। सो विद द सेम लॉजिक 17 माइनस एक्स सी 3x प्लस 1 है और ये एक इंटीजर है। तो अगर ये एक इंटीजर है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज डिफाइंड एज एन इंटीजर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा जो 17 माइनस एक्स है इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x प्लस 1।
इसका मतलब 17 में से 1 माइनस किया तो 16, माइनस एक्स उधर जाके ऐड होगा तो 4x, विच मीन्स कि x की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हो सकती। इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो अब लेस देन और इक्वल टू 4 इंटीजर वैल्यूज में देखोगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब आप ये बोलोगे सर निगेटिव नहीं ले सकते क्या? तो निगेटिव नहीं ले पाओगे, नहीं तो ये 3x प्लस वन निगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर x को -1 लिया तो ये 3x प्लस वन -2 हो जाएगा, और -2 तो अलाउड नहीं होता। परमिटेशन कॉम्बिनेशन में सारे नंबर्स या तो जीरो होते हैं या पॉजिटिव, राइट, विच मीन्स हम नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, तो निगेटिव तो नहीं हो सकता। तो x के 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं जिससे 17 माइनस एक्स 3x प्लस वन दोनों इंटीजर होंगे, और 17 माइनस एक्स 3x प्लस वन के बराबर होगा या बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। So that is why we will say कि 5 answers, 5 values are possible. Answer option A is the correct answer. Let's move on to question number 20. ठीक है, ये easy था। This was an easy question. एग्जाम में करना चाहिए था सभी लोगों को, ठीक है। उसके बाद the number of solutions of the equation. देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि x1, x2, x3 और x4 इन सबका सम 50 है, ठीक है। वेयर x1, x2, x3, x4 आर इंटीजर्स, तो ये चारों इंटीजर्स है, मतलब हमें इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन ही ढूंढना है, लेकिन कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि x1 1 से छोटा नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x2 2 से छोटा नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और 3 और 4 के लिए कंडीशन ये है कि दे कैन नॉट बी लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं सारे, कोई सा भी निगेटिव तो हो ही नहीं रहा। उसके बाद ये 1 से बड़ा है, तो x1 को हम मान लेते हैं कि ये 1 प्लस ए है, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा है ना, तो 1 प्लस ए, और x2 को हम मान लेते हैं कि ये 2 प्लस बी है, ठीक है। उसके बाद x3 को तो x3 ही रहने दो, x4 को भी x4 ही रहने दो। तो अब हमें ये पता चला कि a प्लस बी प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, उधर गया तो 47 हो गया। अब कोई कंडीशन नहीं बची, क्योंकि हम x1 को ऑलरेडी 1 से बड़ा कंसीडर कर चुके, x2 को ऑलरेडी 2 से बड़ा कंसीडर कर चुके। तो अब हम इस 47 को नॉन निगेटिव इंटीजर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट है। तो हमारे नंबर ऑफ वेज होंगे, मतलब हमारा आंसर होगा 47 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, राइट। So that is 47 plus 4, 51 minus 1 is 50. C3, 50 C3 is definitely 50 upon 3 into 49 upon 2 into 48 upon 1. ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 3 का 16 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 का 25 टाइम्स, राइट। 25 इंटू 16, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 4 100 होता है, तो इंटू 16 है तो ये हो जाएगा 400 इंटू 49, 49 इंटू 4, आई होप यू रिमेंबर 196, और उसके आगे 00, तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनीवे, मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है कैसे करना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के हजारों टेक्निक्स भी हैं जो कि टीचर्स बता ही देते हैं। यूनिट डिजिट से वेरीफाई कर सकते हो कि 2 0 तो रहेंगे ही, और फिर 4 9 36, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, और वैसा सिर्फ एक ही आंसर ऑप्शन है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ठीक। चलो, उसके बाद फिर अगर हम देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गए, और मेरे ख्याल से इस सेशन का एजेंडा इतना ही था, राइट। हर सेशन में हम 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन से पहले ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट आंसर आएगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में सेशंस का फीडबैक लिखते रहिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो फिर, कैच मी इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी हेल्थ फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो हैव अ नाइस टाइम बच्चों।